Please subscribe our channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल i+ लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। तो कल की क्लास जहां पर हमने ख़त्म की थी, आज की क्लास हम उसी के आगे से शुरू कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चंस देख रहे थे कल की क्लास में। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। ये पूछ रहे हैं जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर सर्वाधिक होगा। हमने पिछली क्लास में इसमें डिटेल में बात की थी। तो हमने जब देखा था उसमें जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ये हमारी पृथ्वी है, जो ध्रुव होंगे उस पर सबसे अधिक, पोल पर सबसे अधिक होगा, और जो विषुवत रेखा है उस पर सबसे कम होता है। तो इसमें देखो, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है, कई बार ऑप्शन घुमा के पूछ सकते हैं, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है माउंट एवरेस्ट पर, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार की चोटी पर, तीसरा है विषुवत रेखा पर, चौथा दिया हुआ है अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका कहाँ है। अंटार्कटिका है दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर, यहाँ पर है अंटार्कटिका। तो इसका आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। इन्होंने 4 स्थान दिए हैं, इन्होंने डायरेक्टली दक्षिण ध्रुव नहीं दिया है, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि जो पृथ्वी है उसमें वायुमंडल होता है, और जो आवाज़ है या कुछ भी जो आवाज़ आती है वो वायु की वजह से ही हमारे पास कान तक आती है। तो जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, इनके बीच वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, निर्वात है इनके बीच, यहाँ निर्वात है। तो जो आवाज़ यहाँ चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगी, निर्वात की वजह से वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएगी। अगर वायुमंडल होता तो चंद्रमा की में जो विस्फोट की आवाज़ है वो पृथ्वी तक आ जाती। लेकिन चूंकि वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, इस वजह से चंद्रमा की आवाज़ पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। ये मैंने इसलिए लिया है कि आप लोग रेलवे का ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन है, रेल इंजन की दक्षता कौन से इंजन की सबसे अधिक होती है। ऑप्शन में है पेट्रोल, डीजल, विद्युत और भाप। तो एक बार देखिए, अब सबसे अधिक दक्षता होती है विद्युत इंजन की, इसलिए आजकल ज़्यादातर विद्युत इंजन ही चल रहे हैं। सबसे अधिक दक्षता होती है विद्युत इंजन की। उसके बाद होगी पेट्रोल इंजन की, पेट्रोल के बाद होगी डीजल इंजन की, और डीजल इंजन के बाद जो सबसे लास्ट में है वो है भाप इंजन। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, सबसे अधिक दक्षता होगी विद्युत जो इंजन है उसकी, फिर होगी पेट्रोल इंजन, फिर डीजल इंजन, सबसे लास्ट में भाप इंजन, जो सबसे पहले चलते थे अपने यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बहुत छोटे समय को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है आणविक घड़ी। आणविक घड़ी जो होती है उसका हम बहुत छोटा समय जो हम नापते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों। उसका आंसर होगा कि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो घनत्व अधिक होने के कारण उसमें जहाज आसानी से तैरता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़े होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद जो नहीं जानता हो या जानता भी हो भूल जाए, तो उसका एक बार रिवाइज हो सकता है यहाँ से। तो आपको याद रखना है कि समुद्र का पानी का घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नदी के पानी से, इसलिए उसमें जहाज आसानी से तैरते हैं। इसके बारे में हम और भी डिटेल में आगे आने वाले उसमें पढ़ेंगे, जब हम उत्प्लावन बल पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, इससे आपका रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन क्या है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा। एक लोहा हम ले लें, एक कागज ले लें, लोहा कागज, और एक क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक दिया हुआ है पत्थर। इनको गिराया जाए अगर तो पहले कौन आएगा। तो आप जानते हैं निर्वात में हवा नहीं होगी, जब हवा का प्रतिरोध काम नहीं करेगा तो जी तो तीनों पर समान काम करेगा 9.8, लेकिन हवा है ही नहीं, तो तीनों एक साथ ही गिरेंगे, ये तीनों एक साथ ही गिरेंगे। यहाँ पे लोहा का वजन बहुत ज़्यादा है,
कागज़ का वजन बिल्कुल भी नहीं है, तब भी अगर हवा नहीं है तो तीनों एक साथ गिरेंगे। लेकिन अगर हवा होती तो लोहा डेफिनेटली, लोहा भारी है तो पहले गिरता। लेकिन अगर कहा जाए निर्वात में, याद रखना निर्वात लिखा हो तो तीनों एक साथ ही गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रहों की गति के संबंध में जो नियम है वो किसने दिए? तो केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। याद रखना है आपको, केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति के संबंध में। इन्हीं केपलर के नियमों के आधार पर जो न्यूटन है उन्होंने अपने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो प्रतिपादित किया था, इन्हीं केपलर की गति के नियमों के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? तो इसको याद रखना है आपको 2.8 किलोमीटर पर मिनट। ये याद रखना है आपको, ये है पृथ्वी के भ्रमण की गति 2.8 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, काफ़ी पूछते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, शक्ति कहलाती है। शक्ति क्या है? तो शक्ति हमने बात की थी पहले ही दिन क्लास में, कार्य करने की दर। तो उसमें जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कार्य करने की दर। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, पहले ही क्लास में हमने पढ़ा था। तो अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं 3-4 दिन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आप देखेंगे, एग्जाम्स देंगे जब, डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाइए। हमने जो पिछली क्लास में 3 दिन में जो पढ़ा है सारा उसी पे बेस है क्वेश्चन। 2-3 फॉर्मूले इसमें लगेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन। तो पहले क्या दिया हुआ है इसमें? हमें लड़के का भार दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। तो पहले हम लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो दूरी कितनी तय की है लड़के ने? 45 चरणों की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सीढ़ियाँ हैं ऐसी और प्रत्येक की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर प्रत्येक चरण की। और चरण कितने हैं? टोटल 45 सीढ़ियाँ हैं और हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पूरी ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 45 का इंटू करेंगे इंटू 15, कितना आ जाएगा? ये आ गया। मीटर में है नहीं, सेंटीमीटर में है, सॉरी। तो ये आ गया सेंटीमीटर में, 675 सेंटीमीटर। हम इसको चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि हम आगे जो वैल्यू रखेंगे वो हमें मीटर में रखना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.75 मीटर। तो ये दूरी है हमें यहाँ पे हमने ज्ञात कर ली है। इसको हम मिटा के रफ करके हम ऊपर लिख देते हैं। तो जो ऊंचाई है h वो हमने निकाल ली है 6.75 मीटर। ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है लड़के का भार। तो इसमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, इसमें त्वरण इन्होंने अलग से दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। त्वरण का मान इन्होंने दे रखा है g बराबर हमको लगाना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 9.8 होता है, लेकिन एग्जामिनर है जो काफ़ी अच्छा होगा तो उसने सोचा कि क्यों ज़्यादा मेहनत करवाएं स्टूडेंट से, तो उसने सीधा g का मान 10 दे रखा है। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी इंटू करने में। ठीक है। तो क्या होता है, भार क्या होता है? भार इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना है लड़के का? द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, त्वरण दे रखा है 10, कितना हो जाएगा? 500। भार किस में आता है? न्यूटन में। तो ये हो गया 500 न्यूटन। दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। एक वैल्यू हमने निकाल ली h, एक निकाल ली हमने 500 न्यूटन। अब देखिए इसके आगे हमसे पूछा गया है लड़के की शक्ति का पता लगाएं। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर, यानी कि कार्य अपॉन समय। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास दूरी है, हमारे पास बल की वैल्यू है, जी तो दिया ही हुआ है,
तो यहाँ पर क्या है, हमें शक्ति निकालने के लिए पहले हमें कार्य भी निकालना पड़ेगा। कार्य क्या किया गया है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मैं लिख देता हूँ, इससे आपको अगर भूल गए हैं तो याद हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल कितना है, न्यूटन में है, हमने अभी निकाला 500 न्यूटन बल। तो बल 500 इंटू विस्थापन कितना है, विस्थापन होता है दूरी में, बल होता है न्यूटन में, विस्थापन है दूरी मीटर में। तो ये दूरी क्या है 6.75। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कार्य। तो यहाँ से अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कार्य की। कार्य का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, जूल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई जूल की। अब हमारे पास कार्य की वैल्यू आ गई, समय दिया हुआ है, शक्ति हमें निकालना है, तो अब हम आराम से निकाल लेंगे। तो शक्ति क्या होगा, शक्ति बराबर कार्य आ गया हमारा 3375। देखिए समय इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, समय क्या दिया था कि 9 सेकंड में चढ़ जाता है 45 चरणों की सीढ़ियाँ। तो समय कितना हो गया 9 सेकंड, तो यहाँ पे 9। अब हम डिवाइड कर देंगे, 9 का कितना आएगा, ये आ गया। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में जो नंबर्स हैं वो ऐसे देते हैं कि आराम से डिवाइड हो जाए। तो आप डिवाइड करिए, जहाँ तक 90% तक डिवाइड आराम से हो जाते हैं। तो हमारा शक्ति हमारी क्या आ गई 375। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो 375 वॉट, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए जो भी समझ में नहीं आ रहा है आपको। एक और क्वेश्चन देखिए, लगभग इसी तरह का है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे आते हैं, हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा, तो आप देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन क्या है, एक 10 किलोग्राम का पिंड, इसको लिखते जाइए। द्रव्यमान दे दिया है हमारे पास 10 किलोग्राम। एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, दूरी दे रखी है 4 मीटर। 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य हमको निकालना है और उन्होंने जी खुद दे रखा है 10, तो हमें जी की वैल्यू 10 ही लेना है, 9.8 नहीं लेना है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने 10 वैल्यू दे रखी है पहले से। अब हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है इसमें कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बल, क्योंकि कार्य निकालने के लिए हमें बल की जरूरत पड़ेगी। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान 10 है, त्वरण भी 10 दे रखा है, तो बल कितना हो गया 100 न्यूटन। बल निकल गया। अब हम निकालेंगे कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना है 4 मीटर, बल अभी हमने निकाला 100 न्यूटन, तो कार्य क्या आ जाएगा 100 इंटू विस्थापन 4, कितना आ गया 400। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। यहाँ से आपका देखो रिवाइज होता जा रहा है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन में आ सकता है डायरेक्टली कार्य का मात्रक क्या है, तो क्या हो गया 400 जूल हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने 2 बार आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम। एक क्वेश्चन और देख लें यहाँ से जो अभी हमने किया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20000 जूल है, तो लागू किया गया बल पूछा है इन्होंने दे रखा है, दूरी दे रखी है इन्होंने, दूरी क्या दे रखी है 4000 मीटर। 4000 मीटर की इन्होंने दूरी दे रखी है और इन्होंने दे रखा है कार्य इन्होंने दे दिया है पहले से।
कार्य क्या है, कार्य दे रखा है इन्होंने 20,000 जूल। हमसे इन्होंने पूछा है बल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला वही लगेगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे कार्य दे रखा है 20,000, बल हमसे पूछा है, निकालना है हमें, विस्थापन दे रखा है 4,000। तो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो 4,000 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 कट जाएंगे, 5 हमारा आ जाएगा आंसर। बल किस में आता है, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। बल का मात्रक डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका आंसर आ गया 5 न्यूटन। तो हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली कर लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ तक, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है वो क्वेश्चन, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, जब 100 न्यूटन का एक बल, तो वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले से। बल हमें दे रखा है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है। हमें द्रव्यमान भी दे रखा है 50 kg। 50 किलोग्राम की वस्तु पर लगाया जाता है। तो त्वरण पूछा है, इन्होंने पूछा है त्वरण क्या है, त्वरण निकालना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपको याद होगा। द्वितीय नियम के अनुसार बल की परिभाषा क्या थी, वो थी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको याद रखना है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल की परिभाषा। ये क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली पूछी गई है। न्यूटन के द्वितीय नियम में बल की परिभाषा मिलती है, ये भी पूछा गया है और सूत्र भी पूछा गया है। अब देखिए, बल दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, त्वरण हमें निकालना है। तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं। वैसे ये जो 50 है उस 100 के नीचे जाएगा त्वरण निकालने के लिए, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो त्वरण कितना आ जाएगा, 5 × 10, त्वरण आ गया 2। त्वरण की का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी पूछ लिया गया है त्वरण का मात्रक, इसलिए मैंने इसको आपको लिख के बताया है। तो त्वरण कितना आ गया हमारा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, कुछ चेंज है या कुछ सेम भी हैं। उसका एकमात्र जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि आपको ये याद होना चाहिए। अब आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ ये फॉर्मूला का यूज़ होगा और डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो ये आप जरूर देखते जाइए, और आप चाहें तो एक कॉपी भी संग में रखिए, तो उनको लिखते भी जाइए, इससे आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए पहले से। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। क्या कारण है कि जल की जो बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार ही होती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है विस्कासिता, वायुमंडलीय दाब, अल्प भार, पृष्ठ तनाव। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से जल की जो बूंद होती है उसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। क्या होता है इसमें जो बूंद के अंदर जो अणु होते हैं उनमें एक आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल को बोलते हैं ससंजक बल, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल कार्य करता है इनके अणुओं के बीच, एक आकर्षण बल होता है ये। तो उस आकर्षण बल के कारण जो इसका स्थान घेरने की प्रवृत्ति है वो न्यूनतम हो जाती है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है जल की बूंद द्वारा एक न्यूनतम आयतन घेरने की प्रवृत्ति पाई जाती है जल की बूंदों में, तो उसकी वजह से बूंद क्या है, गोलाकार हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साबुन को जब जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे कि झाग उत्पन्न होने लगता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। देखिए इसमें DMRC में पूछा गया है, RRB गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर, RRB बेंगलोर, और DMRC में फिर एक बार पूछा गया है RRB इलाहाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़। काफ़ी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते होंगे आराम से। क्वेश्चन क्या है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है।
किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसको अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? इसी से लगा हुआ क्वेश्चन है कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि। दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, दोनों का रीज़न वही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो उसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा उसके तल पर। और यही कारण है कि मछलियाँ पानी, अगर जल जमा हुआ है, बर्फ़ जमी हुई है जल में, तब भी मछलियाँ सांस ले सकती हैं, पानी के अंदर जीवित रहती हैं। यही उसका कारण है कि जब कोई नदी है उसके ऊपर का पानी जम गया है, यहाँ पे बर्फ़ हो गई है, लेकिन ऊष्मा क्या होती है, जो बर्फ़ क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। बाहर ऊपर से सबसे पहले बर्फ़ जमेगी ऊपर की साइड, यहाँ बर्फ़ जम गई, लेकिन नीचे का तापमान क्या है? नीचे का तापमान अभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नीचे तापमान अभी भी ऊपर से कम है। तो ये ऊष्मा नीचे की है, ये जो बर्फ़ है ये इसको बाहर नहीं जाने देती। इस हीट की वजह से पानी यहाँ पे जमता नहीं है और जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पर जीवित रहती हैं। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी है मछलियों की भी, ये तो बहुत मछलियाँ मरती हैं इससे। सर्दियों में मछलियाँ जीवित रह ही नहीं पाती। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जो जल का पृष्ठ होता है, ये जल है, नदी है मान के चलिए, यहाँ पर हम लोहा छोड़ देंगे तो लोहा क्या होगा? डूब जाएगा। तो लोहा तैरता क्यों नहीं है? एक सीधा सा रूल इसमें काम करता है। अगर कोई वस्तु है, अगर वो तैर रही है तो उसका रीज़न क्या होगा? उसके द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार होगा वस्तु के भार के बराबर होगा, तभी वस्तु तैर पाएगी। अगर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक हो गया तो वस्तु डूब जाएगी। तो लोहा क्या है? लोहा भारी होता है। लोहा जब इसमें गिराएंगे तो लोहे द्वारा जो जल हटाया जाएगा उसका भार लोहे के भार से ज़्यादा होगा, तो लोहा क्या होगा? डूब जाएगा। तो ये क्या है? यही है प्लवन का नियम। प्लवन का नियम जिसकी खोज की थी किसने? आर्किमिडीज़। आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कि वस्तु द्वारा, अगर वस्तु तैर रही है द्रव में तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है आर्किमिडीज़ का सिद्धांत है कि अगर वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव का भार है वस्तु के भार के बराबर है, तभी वस्तु द्रव में तैर सकती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है वही आर्किमिडीज़ के बारे में, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज़ कहाँ से संबंधित हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, पोलैंड, ग्रीस। तो आंसर क्या होगा? ग्रीस। ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज़। तो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु को अपने भार में कमी का एक आभास होता है। तो जो भार में जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह है आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। ठीक है। उत्प्लावी बल क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। उत्प्लावी बल होता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। इसी को जो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत है इसको उत्प्लावी बल भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन फिर पूछा गया, उत्प्लावी बल निर्भर करता है तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के आयतन पर और विस्थापित तरल के भार पर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जब वस्तु डुबोई जाती है तो उसके द्वारा हटाया गया जो भार है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस पर किस पर निर्भर करेगा? भार पर निर्भर करेगा। फिर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज़ ने। तो आपको ये अच्छे से याद समझ में आ गया होगा, आर्किमिडीज़ ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत है जो प्लावन नियम है उसकी खोज की थी। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिए। जो तेल दीप होता है या लैंप होता है उसमें तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसका आंसर होगा केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। ये इसका आपको याद रखना होगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, विस्थापित पानी का भार क्या होगा? एग्जाम ऑप्शंस में है 100 किलोग्राम, 0 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। जब तक सोचिए आप इसका आंसर क्या होना चाहिए। मान के चलिए एक टब है या एक नदी है, ये इसमें पानी है, ये एक नदी है, इसमें एक नाव तैर रही है, ये है नाव, एक नाव इसमें तैर रही है। तो नाव पूरी डूबी नहीं है, आधी डूबी है नीचे की साइड से। तो जो उत्प्लावन का नियम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो वस्तु का भार होगा, इस नाव का भार कितना है? 200 किलोग्राम। तो वस्तु का भार उसके डूबे हुए भाग द्वारा, इतना भाग डूबा है नाव का, उसके डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी के द्रव्यमान के बराबर होता है।
तो इस नाव का जो पूरा वेट होगा 200 केजी, वो क्या होगा, इसके डूबे हुए भाग द्वारा जब जो जितना भाग जो पानी हटाएगा उसके भाग के बराबर होगा। तो कितना पानी हटाएगा, पानी भी ये 200 केजी ही हटाएगा। वस्तु का भार उसके डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये होता है उत्प्लावन नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 200 केजी, उतना ही पानी हटाएगा जितना इस वस्तु का भार होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे तापमान दाब के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। हम कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप चैट ऑप्शन के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा एक नंबर भी है 6391119955, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें हाई लिखकर भेज देंगे या अपना नाम लिखकर भेज देंगे, तो हम आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल कर लेंगे, जहाँ पर बहुत सारे मैटर डालते हैं हम, स्टडी मटेरियल, रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। आप उसमें स्टोर टैब पे जाएंगे तो बहुत सारे उसमें ऑनलाइन टेस्ट और मैटर ऑनलाइन क्लास डली हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।